दाऊद इब्राहिम, उसकी राइज कैसे हुई, दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कैसे उसके हेंचमैन कुछ पकड़ेगा, और आप बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व रहे सर। इनफैक्ट आपने दाऊद से 2-3 बारी बात भी करी फोन पे। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हिज सक्सेस? अगर इतने साधारण आदमी है, वर्स्ट थिंग यू थिंक ही हैज डन? मोस्ट सर्टनली दी बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट। सर स्प्लिट के एग्जैक्ट रीजंस क्या थे? 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक रिलीजियस लाइन पर उसके गैंग में एक डिवाइड आ गया। Why is there such a connection with the underworld and Bollywood? बॉलीवुड को चाहिए Politics, elections, black money is needed. and there is any amount of evidence to show that. तो किसी गैंगस्टर ने या क्रिमिनल ने आपको धमकाया कभी? दाऊद इब्राहिम ने खुद मुझे धमकाया था, बड़े वेल्ड तरीके से। क्या कहा था? Thank you so much, sir, for coming, for giving me your time, for letting me pick your brains, and for writing these books, which read like thrillers. थैंक यू। बुक सर पढ़ने में ही अगर थ्रिलर जैसी फील होती है तो वन कैन ओनली इमेजिन कि आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। आपने बड़ा एक्सटेंसिवली सर लिखा है दाऊद के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में, क्राइम, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। यू हैव बीन इन द यूनाइटेड नेशंस, यू हैव डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क प्रीटी मच एवरीवेयर आई रीड अबाउट यू। इट्स समथिंग स्पेक्टेकुलर and it's a career that you've had which is to be envied. थैंक यू। But sir, let me start with Dawood Ibrahim. This book differed on details, उसकी राइज कैसे हुई, कैसे उसको एप्रीहेंड नहीं कर पाए, कैसे उसके हेंचमैन कुछ पकड़ेगा, और आप बहुत डीपली इसमें इन्वॉल्व रहे सर। इनफैक्ट आपने दाऊद से 2-3 बारी बात भी करी फ़ोन पे। तो सर व्हाट इज़ द इंप्रेशन यू हैव अबाउट हिम? किस टाइप का इंसान है वो? एक गैंगस्टर है जो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि लार्जर देन लाइफ हो गया। और इसके अलावा जो बहुत सारी बातें जो उसके बारे में सोची जाती हैं और कही जाती हैं या मूवीज़ में दिखाई जाती हैं, ऐसी कोई ख़ास बात उसमें नहीं है। ही इज़ जस्ट अ क्रिमिनल। अच्छा सर, कुछ तो होगा जो इतनी लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है सर। ही इज़ आउट देयर। पकड़ा इसलिए नहीं गया है कि देश के बाहर है और हमारे एनिमी कंट्री में बैठा हुआ है, जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। हम पहुँच तो सकते हैं लेकिन सेवरल issues and delicate diplomatic issues are involved. But we have always known where he is and what he has been up to. तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा उसको पता होता है उनको कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, लेकिन हम जाके फिजिकली उसको पकड़ नहीं पाते या उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाते। सर इसमें जो व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर हिज सक्सेस? अगर इतने साधारण आदमी है और सर्कमस्टांसेस उसको बना गए और सर्कमस्टांसेस ही उसको बचा रहे हैं, तो कुछ तो होगा जो कि अगर सर्कमस्टांसेस है तो सर क्या सर्कमस्टांसेस है जो इतना बड़ा बना गए उसको? कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जी जो हमेशा ही होते हैं। किसी आदमी को अपने फील्ड में बड़ा बनने में सर्कमस्टांसेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन, ओवरऑल हालात होते हैं वही आपको एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। उसके केस में ये थोड़ी कहा जा सकता है कि वो बहुत टैलेंटेड क्रिमिनल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो क्रिमिनल है, उसने अपना गैंग बनाया, गैंग बना के एक रॉबरी केस हुई। रॉबरी केस के बाद ही वाज वांटेड इन दैट केस and he decided to run away and he went to Dubai in sometimes around 86 and he never came back. और जब 93 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जब उसका नाम आया तो वहाँ से भाग गया। वो ISI के संरक्षण में कराची में है और वहीं से कुछ दिन तक अपना सब कुछ गैंग चलाता रहा, लेकिन प्रोग्रेसिवली उसकी एक्टिविटीज़ कम होती गई हैं, या यूं कह लीजिए कि वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता और ऐसा कुछ नहीं करता जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नज़रों में वो आ सके। जो भी करता है बहुत इनडायरेक्ट तरीके से पर्दे के पीछे रह के। लास्ट टाइम जो उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से सामने आया था वो था जब हम लोगों ने 2013 में
स्पॉट फिक्सिंग केस, आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग केस को इन्वेस्टिगेट किया था। जी। तो उसकी आवाज़ टेलीफोन पर जो उसके कॉन्वर्सेशंस थे डायरेक्टली रिलेटेड टू द आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस, वो सामने आई थी। उसको हम लोगों ने टेप रिकॉर्ड भी किया था। तो उसके बाद से कोई प्रत्यक्ष रूप से दाऊद का रोल किसी मेजर क्राइम में, सर मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ, ये क्या बोल रहा था वो टेप रिकॉर्डर पे? वो भाव तय करता है हर दिन क्या रेट्स खुलते हैं बेटिंग मार्केट्स के। ही डिसाइड्स दैट? हाँ, ही डिसाइड्स। तो ही डिसाइड्स हु टू पुल अप, हु टू इनकरेज, हु टू। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीज़ उसको क्रिकेट में बेटिंग का बहुत शौक है। हाँ। और इसलिए भी शौक है क्योंकि ये बहुत ही पेइंग बिजनेस है और सेफ बिजनेस है। तो इसलिए वो क्रिकेट में और क्रिकेट के बेटिंग में और मैच फिक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता है। सर मैं, आपकी बुक है, मैं तो इस पे थोड़ा देर में आने वाला था, बट ऑल द बेटर कि हम इस टॉपिक पे आ गए, क्योंकि दाऊद ये कॉमन एलिमेंट है। अ कॉप इन क्रिकेट यू रिटन, आप सर बीसीसीआई के एंटी करप्शन चीफ थे, तो सेफ टू से कि आपने जितना भी रॉट है या जितनी भी उसमें करप्शन है आपने बहुत बारीकी से देखी है। यू नो एवरीथिंग देयर इज़ टू नो। तो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डीप इज़ द रॉट? कितना करप्ट है क्रिकेट? क्रिकेट के करप्शन के बारे में देखिए, एज अ पुलिस ऑफिसर मैं वही कहूँगा जिसके बारे में मुझे इल्म है और जिसके बारे में एविडेंस है। ये कहना कि क्रिकेट में बहुत करप्शन है, चल रहा है और ये भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, अगर उसके पीछे कोई एविडेंस ना हो, कोई ठोस सबूत ना हो, तो वो उचित नहीं होगा। ये सच है कि समय समय पर कुछ क्रिकेटर्स बहुत घोर तरीके से करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे हों, चाहे वो हैंसी क्रॉनिये रहे हों, चाहे मनोज प्रभाकर रहे हों, या और भी कई नाम हैं, श्रीशांत, अंकित चौहान, अजीत चंडीला। तो बहुत सारे नाम हैं, वो समय समय पर आते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो बैन हो जाते हैं क्रिकेट से। तो ये स्ट्रे इनपुट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। दैट मीन्स दैट वी कैन सेफली कंक्लूड कि जो पोटेंशियल है क्रिकेटर्स को करप्ट करने का, वो हमेशा से है और वो रहेगा। अब कौन उसके चक्कर में आ जाता है, कौन उस लालच में आ जाता है, कौन नहीं आता, सर ये समय समय पर देखने वाली बात है। सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अभी पता चला, आपने बताया, इसने बुक में भी आपने बड़े विस्तार पूर्वक समझाया, दाऊद वहाँ पे बैठे बैठे रेट फिक्स करता है और डिसाइड करता है कि मैच किस दिशा में जाएगा। तो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ अ मैच यू नीड टू हैव अ सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी एबल टू मैनिपुलेट दैम, तभी आप करवा पाओगे। तो मतलब दैट सजेस्ट कि एक अच्छे लार्ज स्केल पे ही इज़ एबल टू कंट्रोल, जो 11, 12, 22 प्लेयर वहाँ पे खेल रहे हैं उसमें से कुछ तो कंट्रोल कर ही पा रहा है ताकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर पाए, सो ही कैन कोरियोग्राफ इट। तो डज दैट नॉट मीन दैट इट्स मच वाइडर, मच मोर प्रेवलेंट just because he's able to do this? नहीं, being able to do something and the actual thing happening में बहुत लंबा फर्क है। Both you and I are able to do a lot of things, but as long as we don't do it, we can't be accused of doing it, right? So that is how it is. Of course, cricketers are, as I said, the possibility of a cricketer being compromised and corrupted Sir. is always very high. But that does not necessarily mean कि कोई क्रिकेटर करप्ट हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया, सर, जब तक कुछ ठोस सबूत नहीं आते हैं। अब मान लीजिए अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच चल रहा है। सर, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें ये खिलाड़ी जो है वो करप्ट हो सकता है या हो गया होगा, या इसके करप्ट होने की कोई
संभावना है। वो तो जब पकड़ा जाएगा, जब कुछ ऐसी बात होगी, तभी हम कह सकते हैं। ठीक है सर, एक बार ही दाऊद पे वापस आते हैं। जब ये गैंगस्टर बन रहा था, व्हेन ही वाज कमिंग इनटू हिज ओन, तो ही हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस विद द पुलिस, किताबों में पढ़ा है। इसके फादर के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, एंड ही स्टार्टेड विद दैट हेट्रेड टुवर्ड्स अथॉरिटी, एंड आई थिंक सम नैरेटिव्स आर देयर दैट सजेस्ट दैट ही वाज a rebel, rebelling against authority which was corrupt. Do you believe that narrative? नो, आई डोंट। ये सब किताबी बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। वो ये ज़रूर है कि उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर वो स्ट्रेट रास्ते पर चलेगा तो चांसेस ऑफ हिज बिकमिंग बिग आर मच डिमर, मच स्मॉलर than his being able to make it big if he takes the path of crime. This was very clear to him, and that is why he started on the path to crime. Sir, what is the worst thing you think he has done? Most certainly the Bombay bomb blasts. बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट्स। और बहुत पिवटल पॉइंट है सर ये हमारे देश की जर्नी में भी, और उनकी खुद की पर्सनल गैंग की हिस्ट्री में भी पता ही है कि उसके बाद ही छोटा राजन के साथ स्प्लिट हुआ था। सर इस स्प्लिट के एग्जैक्ट रीजंस क्या थे? एग्जैक्ट रीजन क्या थे वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक रिलीजियस लाइन पर उसके गैंग में एक डिवाइड आ गया। वो लोग छोटा राजन पर विश्वास करना उन्होंने कम कर दिया। छोटा राजन बहुत ही ख़ास एक मेंबर था दाऊद का जी। और दाऊद हर चीज़ में उसको कंसल्ट किया करता था। लेकिन फिर छोटा राजन को ऐसा महसूस हुआ कि उसको वो कॉन्फिडेंस अब दाऊद को नहीं रहा उस पर, क्योंकि वो हिंदू है। तो इस वजह से एक दूरी बनी और दूरी फिर वो बढ़ती चली गई। फिर उसने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं इसको छोड़ दूं और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊं। सर दाऊद पे एक बार फिर से वापस आते हैं। क्रिकेट से उसको फैसिनेशन है और ऑब्वियसली बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, इसलिए वो क्रिकेट की बैटिंग में और उसकी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा बॉलीवुड में भी बहुत लगता है सर, हिज इन्वॉल्वमेंट अपीयर्स टू बी देयर, एंड वन कीप्स हियरिंग अबाउट दीज थिंग्स। व्हाई इज देयर सच अ कनेक्शन विद द अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड? उसकी वजह है बॉलीवुड को फाइनेंस चाहिए, इजी फाइनेंस, finance which is not in white, which is in black. Most of the activities of the film industry takes place in black. So they need black money. The easiest source of such money comes from the underworld, right? Underworld gives that kind of money. And what does the underworld get in return? It gets glamour. It gets, to be seen around. If you remember the old Yes. footage and the old pictures of Dawood hobnobbing with Bollywood celebrities, and that rubs off, on each other. Stardust rubs off on each other. कई दफ़ा to further their own business, the film industry uses underworld, and the underworld manages to call its own shots in the film industry कि फलां हीरोइन को ये रोल मिलेगा, फलाना हीरो को मत रखो, इसको रखो। तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इट इज़ म्यूचुअली beneficial enterprise between the film industry and the underworld. But primarily it is black money, which Bollywood expects from the underworld, and it is glamour which the underworld gets from Bollywood. सर बट एक और जगह है जहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स बड़े वाइटल होते हैं। पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, ब्लैक मनी इज नीडेड फॉर इलेक्शंस एंड इट फ्लोज, एवरीबडी नोज, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ग्लैमर, एंड ऑन टॉप ऑफ इट पावर भी होती है। तो
वहाँ पे भी कनेक्शन है सर? Most certainly, most certainly. And there's any amount of evidence to show that. सर आप कुछ बता पाएंगे अपने एक्सपीरियंसेस से कि ये कैसे होता है, कौन इन्वॉल्व रहते हैं? नहीं, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है सबको पैसे चाहिए, सबको अनअकाउंटेड मनी चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आता है? ऐसे ही सोर्सेज से आता है, बड़ा पैसा अंडरवर्ल्ड से आता है। फिर अंडरवर्ल्ड का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको पॉलिटिकल संरक्षण चाहिए, तो वो पॉलिटिशियंस देते हैं। और ये बात वहीं ख़त्म नहीं होती, ये भी कई दफ़ा देखा गया है कि अंडरवर्ल्ड से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए लोग राजनीति में आ जाते हैं और वो उस हद तक भी जाते हैं कि वो बाकायदा इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। सर ये तो बहुत कमाल की बात है हमारे देश में कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। आपको सर क्या लगता है इसके सब चीज़ के पीछे व्हाट आर द रीजंस? डू यू थिंक इट्स जस्ट मनी? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद आवर? Also, it is money, it is power. You know, after all, underworld thrives on power, and when it can get political power, then nothing like it. You can make your criminal organization flourish if you have political power, which actually happens. And it happens not only in our country, it happens everywhere. सर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जिसमें हमको एक इंसाइट मिल पाए? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं वो नाम नहीं ले पाऊँगा, बहुत ही सेंसिटिव ये इशू है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जी। जो कल तक गैंगस्टर्स थे और आज वो पॉलिटिक्स में हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सर मर्डर केस में दाऊद का क्या हाथ था? देखिए, डेफिनेट तौर पर तो ये कहना कि दाऊद इब्राहिम ने ये किलिंग ऑर्डर की थी या ये हिट ऑर्डर किया था उचित नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन मर्डर में और दाऊद में डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठा पाई है। इतना ज़रूर है कि ये लिंक सर जिसने हिट किया है, जो हिटमैन था और जिसने गोली चलाई, उसका और सीधा लिंक अबू सालेम से है। लेकिन अबू सालेम को दाऊद इब्राहिम ने कहा था ये मर्डर करने के लिए, इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इसीलिए उस केस में दाऊद इब्राहिम इज़ नॉट एन अक्यूज्ड, अबू सालेम इज़ एन अक्यूज्ड। बट eventually for some reasons, for reasons of at the time of extradition, we had given in a commitment to the Portuguese government sir that we will not try him for an offense which is punishable with death. Therefore, in that case also, we did not charge him as an accused. We did not make him an accused. सर थोड़ा एक डिफरेंट नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। प्लीज़। डी कंपनी है, कोई भी गैंग है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है, व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल? हाउ डू दे डू दिस? कहाँ से पैसे आते हैं? अलग अलग सोर्सेज होते होंगे, कहाँ से ये लोग और पैसे बनाते हैं? हाउ डज द बिजनेस मॉडल एक्चुअली वर्क? बिकॉज इट ऑब्वियसली सीम्स टू थ्राइव। That's a very good question, because we must understand how does a criminal organized gang operate. Now, first of all, why does organized crime originate? Organized crime starts because there is an illegal demand जी for illegal service or illegal goods. ओके For instance, let us assume that we have in a state we have prohibition. Now people still want liquor यस in that state. There's prohibition. It is forbidden to buy liquor or sell liquor. So there's a demand. Now that demand, how will that demand be met? Through supply of liquor. That supply has to be illegal because it is banned. Now to supply liquor in an
इलीगल वे यू रिक्वायर, आपको ज़रूरत है एक नेटवर्क की, उसको कैरी करने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है, उसमें ड्राइवर ज़रूरत है, आपको सप्लायर्स की ज़रूरत है जो आपको लिकर देंगे। उस लिकर को आप लेकर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करके आप आएंगे तो आपको वहाँ पर चेकिंग होगी, रोका जाएगा। वहाँ पर आपको एक संयोजित तरीके से आपको ये देखना है कि आप पकड़े न जाएं और वो जो कॉन्ट्राबैंड है वो अंदर आ सके। फिर उसको आप कहीं रखेंगे तो उसके स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउसेज चाहिए, वो भी इलीगल है रखना, बिकॉज वहाँ प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो वेयर हाउस भी आपको चलाने वाले लोग चाहिए। फिर वेयर हाउस से आगे रिटेलर्स चाहिए। रिटेलर सब 2 नंबर के होंगे जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि पूरा एक गैंग चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ इलिसिट लिकर टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज प्रोवाइडिंग यू प्रोटेक्शन so that the supplies flow without any hindrance, बिना किसी हस्तक्षेप के वो अंदर आ जाए, अंदर आके उसका स्टोरेज हो, स्टोरेज होने के बाद वो बटे रिटेलर्स तक और रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं। तो इस सब हर स्टेज पर आपको आदमी चाहिए, और वो आदमी जो आपके इशारे पर चले, जो समय पर आपको पेमेंट दें, समय पर आपको जो आप कहें वो करें, इत्यादि इत्यादि। सो आई रिपीट, द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज in an illicit demand. In this case, this example that I gave you, the example is of providing illicit liquor. And this example I'm giving you because it is happening all over our country even today, because Absolutely. some states have prohibition, like Bihar, like Gujarat. सर बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, प्रोहिबिशन से कोई अल्कोहल की कंजम्पशन कम तो हुई नहीं है, डिबेटेबल है, ये पता ही है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए वो एक गोल्डन मार्केट अपॉर्चुनिटी है, तो वाई इज लीगलाइजेशन नॉट द ऑब्वियस चॉइस? इट शुड बी, और जहाँ जहाँ ये लीगलाइज किया गया है वहाँ वहाँ ये ऑर्गेनाइज क्राइम ख़त्म हो गया है। लोग कहीं भी जाके शराब खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें आज के दिन में तो आप गुड़गांव में जाके किसी भी लिकर की दुकान से दुनिया का कोई भी लिकर खरीद सकते हैं। सो सिंपल, वॉक इन, पे एंड यू विल गेट अ रिसीट, एवरीथिंग इज कोशर। और वही अगर हरियाणा में प्रोहिबिशन आ जाए तो फिर ऑर्गेनाइज क्राइम वहाँ पर पनपना है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन वाई इन शिकागो वंस अपॉन टाइम एल कैपोन केम। यही वजह है कि रईस, आई मीन अब्दुल लतीफ़ गुजरात का इतना बड़ा गैंगस्टर बना प्रोहिबिशन की वजह से। यही वजह है कि जब बॉम्बे में प्रोहिबिशन था, महाराष्ट्र में, तब वहाँ पर वरदराज मुदालियार केम अप। तो ये एक बहुत आम सी बात है। सर बिजनेस मॉडल आई एम श्योर इसके बियॉन्ड जाता होगा। What are the other sources of revenue that they have? Any number, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अब गोल्ड स्मगलिंग क्यों होती है या सिल्वर स्मगलिंग क्यों होती है? क्योंकि गोल्ड इज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। लिक्विड है सर। हाँ, लिक्विड है, प्लस देयर इज अ प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन द व्हाट रेट इज अवेलेबल अब्रॉड और किस भाव पर आपको यहाँ मिलता है। जी सर। तो इसलिए वो चलता है। मैं था सर उसमें कस्टम्स में जब, और मेरी पहली पोस्टिंग एयरपोर्ट पे ही थी। उस टाइम पर एक ऐसा टाइम था जब प्राइस डिफरेंशियल सब्सटेंशियल था, तो बहुत गोल्ड आता था सर वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही था वो प्रॉपर। और उसमें सर कैरियर्स का इस्तेमाल होता था, तो किंगपिन कभी सामने नहीं आते थे, और कुछ गरीब लोग होते थे जिनको थोड़ा बहुत पैसे दे के गोल्ड स्मगल कराते थे, और बहुत अलग अलग इंजीनियस क्रिएटिव तरीक़ों से, और वही लोग आते थे गोल्ड लेकर, फिर वापस फ्लाइट पे चढ़ के कभी कभार एक दिन में 2 बारी
फ्लाइट ले लेके राउंड ट्रिपिंग कर करके वो गोल्ड लाते थे। बट फ्रैंकली सर मैं अगर बताऊं तो कितने बारी हुआ होगा और कितनी बारी पकड़ पाए हम, कोई वो नहीं है सर। 10 में से एक बारी शायद पकड़ा जाता है, बाकी टाइम निकल भी जाता है। सर इज दिस ऑल्सो ट्रू फॉर द पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर? श्योर इन एवरी सच ट्रांजैक्शन ये गुंजाइश हमेशा होती है कि लोग निकल जाते हैं। और एक और भी वजह है जो कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का एक रूल है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम आर द प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस होते हैं। प्रोटेक्टर पुलिस ऑफिसर होते हैं, कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, प्रोटेक्टर्स एक्साइज के लोग होते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जिन लोगों का काम है इन्फोर्स करना कि ये गलत काम ना हो, तो सबसे आसान तरीका ये है कि उनको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए जी, ताकि वो खुद उस क्रिमिनल सिंडिकेट के एक हिस्सा बन जाए और वो उससे मदद करें, उनको कट मिलता रहे। सर क्रिमिनल सिंडिकेट्स की स्केल की जो हम बात कर रहे थे, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, फॉर पर्सपेक्टिव, दाऊद इब्राहिम के पास कितने पैसे होंगे? हाउ रिच इज ही? कोई उसको एस्टिमेट नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि उसके पास कितने पैसे हैं। कोई आप एक फिगर ऐसे ही अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे पता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, वो गलत होगा। कितने लोग काम करते होंगे सर डी कंपनी में, जस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स पीक? कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही वो है? हज़ारों में थी, हज़ारों हज़ारों में थी। अब संख्या काफ़ी कम है। हज़ारों लोगों की अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो सैलरीज भी होंगी, ओहो, कुछ बहुत होगा, सारी चीज़ें। और इतना पैसा होगा कि सब कुछ हो पा रहा है और अभी तक सरवाइव कर रहा है, और उसके बाद भी इतना लुक्रेटिव है। बिल्कुल। इसमें सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ऑब्वियसली हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर में तो नहीं, बट हमारे सोसाइटी में इंग्रेंड है हिंदू मुस्लिम का क्वेश्चन, जो ब्रिटिशर्स स्टार्ट करके चले गए और अभी तक चल रहा है। ऑब्वियसली डी कंपनी एंड अदर गैंग्स दैट हैव मुस्लिम लीडर्स will be in very good allies, potential allies for intelligence agencies और external forces जो हमारे को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इट कुड बी चाइनीज़, इट कुड बी ISI, तो पता ही है उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। सर किस हद तक हम इस चीज़ को एक्चुअली में इस्टेब्लिश कर पाए हैं कि ISI एक्चुअली इन्वॉल्व थी? क्या कुछ ऐसे एनेक्डोट्स या एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हम जान सकते हैं? डायरेक्ट एविडेंस है। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में मैं भी शामिल था। उस समय मैं CBI में था जी, और और वो केस बॉम्बे पुलिस से ट्रांसफ़र होकर हमारे पास आ गया था, CBI के पास। तो उससे बहुत मैं क्लोजली जुड़ा हुआ था। तो उस समय जो ये लिंक है, जो बॉम्बे पर अटैक हुआ था और ISI का लिंक, वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से सामने आया था और उसके बारे में हमारे पास ठोस सबूत थे। और यही सबूत कई दफ़ा, यहाँ तक कि 26/11 में भी वो सबूत आया था। कई सारे क्राइम्स में ये सबूत आते रहे हैं। तो ज़्यादातर ऐसे बड़े बड़े अटैक्स के पीछे ISI का हाथ होता है। ये तो एक बड़ी वेल स्टैब्लिश्ड थियरी है। सर अगर मैं पूछ सकूं और ये कॉन्फिडेंशियल ना हो, तो किस नेचर के सबूत होते हैं सर? आर दीज कॉल रिकॉर्डिंग्स, आर देयर ईमेल्स, आर देयर रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स? हाउ डू वी नो इट्स देम? इट इज़ अ नंबर ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर। जो उनके अक्यूज जो पकड़े जाते हैं, उनके बयान, कॉन्फेशंस। उसमें बाकायदा वो कहते हैं कि फलाना कैप्टन साहब थे, कैप्टन हमीद थे, या मेजर गफूर थे, या ये उनका पोर्ट्रेट बनता है, उनका सब कुछ होता है। अच्छा, वो पाए जाते हैं। वो लिंकेजेस भी हैंडलर्स के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। मसलन जब याकूब मेमन पकड़ा गया था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में, तो उसने बताया था कि समय समय पर कैसे कौन ISI का बंदा किससे मिलने आया, उसका नाम क्या था।
एक्चुअल नाम तो पता नहीं, लेकिन अज्यूम नेम जिससे वो ऑपरेट कर रहा था वो कौन था, वो देखने में कैसा है। कुछ फिल्म्स भी वो लेके आए थे कराची से, जी। याकूब मेमन। तो उसमें कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये ख्याली बात नहीं है। फिल्म्स सर, फिल्म्स मत मूवीज फुटेज? नहीं, फुटेज, वीडियो फुटेज। अच्छा। ओह, इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्या होगा? क्या होगा? So there is video footage of ISI officials doing what they are doing. It's incredible. Sir, ये footage is never released to the public नहीं, naturally. फॉर ऑब्वियस रीजंस सर, बिकॉज दे आर कोर्ट प्रॉपर्टी। Court property. I see. Sir, ISI versus RAW. This is just a commonsensical question, curiosity के भाव से पूछ रहा हूँ. Who do you think is a better organization? क्योंकि वो इतना कुछ कर पाते हैं यहाँ पर, सुनने में आता है, हमको नहीं पता कि हमारा क्या करता है रॉ, फ्रैंकली. एटलीस्ट इट सीम्स दैट देयर सीक्रेटिव नेचर इज मोर सीक्रेटिव देन देम. मुझे नहीं पता हमारी डिस्कशन आईएसआई के बारे में जितनी यहाँ होती है उतनी वहाँ रॉ के बारे में होती ही नहीं होती. बट आपको क्या लगता है सर, इस कंपैरिजन का क्या होगा? नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत ख्याल ये है कि देखिए, आईएसआई के सामने जो उनका लक्ष्य है वो बहुत ही स्पष्ट है। लक्ष्य ये है जो सरकार, उनकी सरकार उनको देती है, पाकिस्तानी सरकार आईएसआई को देती है कि आपको हिंदुस्तान पर अटैक करना है, करवाना है, और हिंदुस्तान को जितना हो सके बर्बाद करने की कोशिश कीजिए। बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, और किसी भी ऑफिसर का परफॉर्मेंस इसी पर जज किया जाता है कि वो कितने दफ़ा ऐसे अटैक्स करवा पाया, कितनी दफ़ा ऐसे एजेंट्स तैयार कर पाया जो इंडिया में आकर कुछ ना कुछ खुराफात करते हों। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मुझे लगता है कि उसके पास जो उनका लक्ष्य उनको जो दिया गया है वो इतना स्पष्ट नहीं है। हम लोग ज़्यादातर रिएक्टिव मोड में रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उसको पकड़ो, लेकिन हमें जाके वहाँ पर ये करना है, वो करना है। हमें तो वहाँ जाके बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कंडक्ट करना है, हमें तो किसी को मरवाना नहीं है जाके। तो इसलिए ये फ़र्क है। एक एजेंसी के पास उनका जो लक्ष्य है बहुत ही क्लियर कट डिफाइंड है, दूसरी एजेंसी के पास एक रिएक्टिव रोल है, प्रोटेक्टर हैं. हाँ, प्रोटेक्टिव, दे आर द अग्रेसर. दे आर द अग्रेसर. सो दिस इज द डिफरेंस. सर, आपने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इस चीज़ पे होती है कि वो इंडिया पे कितना कर पाए. यस, जैसे एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, Yes, जैसे हमारे नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये सब दैट इज हाउ इट गोज. दैट इज हाउ इट गोज. सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन अजीत डोभाल के बारे में. क्या आप कभी उनसे मिले हैं, और क्या डू यू हैव एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस एट ऑल, बिकॉज ही इज एन एनिग्मेटिक फिगर. मैं उनसे कई दफ़ा मिल चुका हूँ जी. वो बड़े ही वरिष्ठ और बहुत ही सक्षम अफसर हैं, और हम लोग के लिए तो एक रोल मॉडल हैं. तो हमारे सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. सर, वो आपके रोल मॉडल क्यों हैं, अगर मैं जान सकूँ तो? क्योंकि ही इज़ अ डूअर. ही डजंट बिलीव इन पुशिंग फाइल्स, ही बिलीव्स इन एक्शन. सर, इज देयर एनीथिंग that he has done that really inspires you? We hear about stories, जब गोल्डन टेम्पल पे हो रहा था ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ही वाज बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. सबसे ज़्यादा उनका अचीवमेंट जो है मिज़ोरम में रहा है. अच्छा. जबकि मिज़ोरम में इंसर्जेंसी थी उस समय 84 राइट्स में. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल में और मिज़ोरम में तो कॉमन नॉलेज है. लेकिन वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं. ही ऑलवेज बिलीव्स इन डूइंग थिंग्स इन एक्शन विच मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स डोंट. तो इसलिए वो मेरे रोल मॉडल हैं. सर, आपका हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और ये जो हम द पॉलिटिकल लीडरशिप, द टीम दैट इज देयर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, अजीत डोभाल, एंड जनरली द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डू यू हैव कॉन्फिडेंस, और आर यू स्केप्टिकल, or do you feel there is room for improvement? How do you really feel about that? I have full confidence, and I think the whole country should have full confidence in their abilities and their intent to deliver. सर, एक बारी मैंने आपकी किताब में पढ़ा, खाकी फाइल्स में मैंने पढ़ा एक एपिसोड, एक केस, जब एक टेरर अटेम्प्ट आपने फॉइल किया,
अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है सर कि आप यू आर ट्रैकिंग ईमेल्स और ये टेररिस्ट्स अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ में जाके ईमेल्स भेज रहे थे एक दूसरे को एक ही लॉगिन से, ताकि कोई आए तो सेंड ईमेल में जाके पढ़ ले, और दे वर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ अ रोमांटिक लव लेटर, और आपने उसको डिक्रिप्ट करा। और आपने सर जो इसमें कोटेशंस दिए हैं अच्छे से, ईमेल मैंने सब ध्यान से पढ़े, इट अपीयर्स टू बी इमिनेंट कि टेरर अटैक तो होना ही है। उसने ये भी बोल दिया था ईमेल में कि इस दिन ग्रैंड फिनाले है, और आपको ऑब्वियसली बहुत नर्वसनेस रही होगी इसकी, तो आपने लोकेशन आइडेंटिफाई करी सर कि इंडिया गेट के आसपास करना चाह रहे हैं लोग? इंडिया गेट ही थी। इंडिया गेट ही थी, और वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई, बट जैसे ही सिक्योरिटी बढ़ाई ईमेल बंद हो गए। तो वी कैन ओनली सरमाइज और कंजेक्चर दैट दे फिगर्ड इट आउट, दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट, एंड देन दिस बेसिकली कॉल्ड इट ऑफ। सर माय क्वेश्चन इज, ये तो एक केस था जो हमारे सामने आ गया, ऐसे कितने केसेस फॉइल होते हैं टेरर अटेम्प्ट्स के जो हमको कभी पता भी नहीं चलते? और हमारे जो लोग दिल्ली में बैठे हैं या 2 लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठे हैं, उनके सर पे एक्चुअल थ्रेट परसेप्शन क्या है? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब टेरर अटैक्स फॉइल किए गए हैं और उसकी जानकारी पब्लिक नॉलेज नहीं हो पाई। जी। और अगर हमारा देश सुरक्षित है और टेरर अटैक्स इतने कम हैं, आज के दिन में तो ज़्यादातर टेरर अटैक्स कश्मीर में हो रहे हैं, जी। मेनलैंड में कुछ अटैक नहीं हो रहे हैं जैसे एक समय हुआ करते थे। उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने कई सारे गैंग्स को, कई सारे नेटवर्क्स को फॉइल किया है, तो यही वजह है। सर क्या मैं आपका लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे ओपिनियन जान सकता हूँ? क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं जानना चाहूँगा, एक ये जो नैरेटिव है फॉर हिंदू डॉन, ये ऑर्गेनिक है, नंबर 1। नंबर 2, इज ही अ पपेट? देयर इज स्पेकुलेशन दैट ही वर्क्स फॉर रॉ और दैट ही इज कंट्रोल्ड बाय रॉ, स्पेकुलेशन। आपका क्या ओपिनियन है? एंड देन आई वांट टू कम टू बाबा सिद्दीकी एंड द कनेक्शंस ओवर देयर। Ravi, it's like this, that when I speak, I like to speak with some evidence, which is of which I'm sure of. अगर हवा में कुछ गेस करना हो कि वो रॉ का आदमी है या तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन एविडेंस क्या है? सर मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रेजेंट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। रॉ का एक ऑफिशियल विकास यादव, जो कि अभी FBI ने डिक्लेयर करा कि ही इज़ अ रॉ एजेंट एंड ही वॉज द हिटमैन हायर्ड टू assassinate खालिस्तानी टेररिस्ट, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑन पेपर because he was indicted and I think he was incriminated for extortion with Lawrence Bishnoi gang. And other evidence also suggests that the gang was being used as a front to carry out perhaps executions. आप किसी विदेशी सरकार के या किसी विदेशी एजेंसी के फाइंडिंग्स को गॉस्पेल ट्रूथ मानते हैं, और जो काम हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज या अथॉरिटीज़ करते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। तो जस्ट बिकॉज US गवर्नमेंट ये कह रही है वो ब्रह्म सत्य हो गया, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो it has not been proven that whatever the US government or authorities are saying is true. So जब तक उस केस को भूल जाइए आप, ठीक। ये जो वो कह रहे हैं उसको हम क्यों एक्सेप्ट कर लें कि ये जो कह रहे हैं चूंकि वो अमेरिकी अथॉरिटी है इसलिए वो सच ही बोल रही होगी। ये सब एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये सब प्रोपेगेंडा के, काउंटर प्रोपेगेंडा का ये गेम चलता रहता है। तब तो हमें कनाडा भी जो एलिगेशन लगा रहा है हमारे गृह मंत्री के खिलाफ, उनको भी अक्यूज बनाया हुआ है, तब तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम एक्सेप्ट हमें नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है और इसके पीछे बहुत सारे पेचीदे प्लॉट्स होते हैं, तो इसको वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी सर, मैं इसी पॉइंट से कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। सर आपने कहा कि प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव है, बहुत सारे पेचीदे प्लॉट्स हैं। सच कैसे पता चलेगा सर हमको, अगर इफ़ दिस इज़ द लेवल ऑफ सब्टरफ्यूज इन दीज नैरेटिव्स एंड इफ़ दे आर ऑल कुक्ड, कैन वी एवर नो द ट्रूथ? जो हम सुन रहे हैं मीडिया में, न्यूज़ में,
जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इवन थ्रू पॉडकास्ट एंड वेरियस अदर फॉर्मेट्स, डू वी एवर हैव एनी इंक्लिंग ऑफ द ट्रूथ कि हम हमेशा अंधेरे में ही तीर चलाते रहते हैं? एंड व्हेन आई से अस, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक. देखिए, कई दफ़ा ठोस सबूत हाथ में लगते हैं. जैसे मैंने कहा, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे आईएसआई का हाथ था. तो अगर आप कहें तो मैं उस सबूत को आपके सामने पेश कर सकता हूँ, कोर्ट के सामने पेश कर सकता हूँ, और हम लोगों ने किया भी है. तो जहाँ तक उस सबूत को सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने की बात है, जी. वो ये जो आपने बताया, विकास यादव हो या गृह मंत्री के बारे में जो कहा जा रहा है, या तरह तरह की बातें पॉलिटिकल रीजन से हो या इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से हो, जी. तो वो फेस वैल्यू पर हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मान सकते. सर, अगर आप सिवेरिटी को रेट करें, ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव सवाल है और देर एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं होगा हमारे पास. सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्या है हमारे लिए? क्या होना चाहिए, चाइना की पाकिस्तान की बांग्लादेश? डेफिनेटली चाइना. क्यों कहते हैं सर आप ऐसा? क्योंकि वो कई जगह पर हमारे टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, हम उनको फिर बाहर खदेड़ नहीं पाते. कई जगह वो ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं और हमको चुपचाप देखते रहना पड़ता है. फिर बाद में समझौता होता है, जैसे अभी हाल में हुआ, फिर वो जगह छोड़ के जाते हैं. तो दे आर अ पावरफुल कंट्री. इफ पाकिस्तान ट्राई समथिंग सिमिलर, वी कैन थ्रो देम आउट. We can do surgical strikes. We can do an URI, you know. तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जो पावर इक्वेशन है वो हमारे फेवर में है. बट पावर इक्वेशन विद चाइना इज़ नॉट इन आवर फेवर. देर आर फार मोर पावरफुल कंट्री देन वी आर. सर, जब अगर वो डिसाइड कर लें कि इंडिया को और नीचे करना है, हाउ वुड दे हाइपोथेटिकली डू इट? वुड दे डू इट थ्रू साइबर अटैक्स? Would they do it through infiltration? What would they do? बहुत सारे तरीके हैं, और द ऑप्शंस दे विल डिसाइड विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन. लेकिन देखिए, टू बी रियलिस्टिक एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, इस बात को हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि मिलिटरली चाइना जो है वो हम लोग से कहीं ज़्यादा पावरफुल है. आज के दिन में अगर बाईपोलर वर्ल्ड है, तो वन पावर इज यूएस एंड द अदर राइजिंग पावर, और द पावर दैट द यूएस शुड बी वरीड अबाउट इज चाइना, एंड टू सम एक्सटेंट इट इज रशिया. दीज आर द थ्री पावर सेंटर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ऑफ टुडे. सर, ये जो पावरफुल की और लेस पावरफुल की इक्वेशन है, ये न्यूक्लियर वेपन से बहुत हद तक थोड़ी सी शायद इक्वलाइज हो जाती है, क्योंकि उनका डेटरेंस इफेक्ट ही इतना ज़्यादा है. डू यू think or do you feel that this is a reality in our times, a nuclear war? Do you think ये हो सकता है? Do you think the common citizen should concern themselves with it, or never going to happen? Nuclear war undoubtedly is a clear possibility. Okay. Clear possibility. This is my personal opinion. This possibility is there when it comes to Russia and Ukraine. This possibility is there when it comes to Iran and Israel. And this possibility may be there at some stage, say something like over a tinderbox like Taiwan, between US and China. So there are various possibilities, but जो most imminent है वो रशिया यूक्रेन में है. इमिनेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं सर आप? क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल में उन्होंने अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको कम किया है. न्यूक्लियर पॉलिसी उन्होंने अपना उसको रीलोकेट किया है, एक्टिवेट किया है अपने. दे आर प्लानिंग टू ड्रॉप अ न्यूक, इट सीम्स. नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, एंड ऑफ कोर्स दे विल थिंक 1,000 times before they do that, because that would mean massive escalation. Yes, that would mean third world war. Yes. Practically. But you asked me a question that how do I rate the possibility? That possibility is very clear and it is quite imminent. सर, when you say imminent का तो मतलब होता है कि imminent ये है कि
हम लोग पहले इमेजिन करते थे, मान लीजिए कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, ठीक बात। right? If the Israel Iran relationship has not become this bad, there was no possibility. But here there is a possibility. Israel says we'll hit at their nuclear facilities. If they decide to do that, there is going to be a nuclear war. You know? तो ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की वजह से ये सडनली फ्रॉम बीइंग अ रिमोट possibility, it has become imminent. Okay. So it's just a escalation in the level of probability. किसी भी दिन कुछ ऐसी बात घट जाएगी कि you know a country decides to use nuclear weapon. You know, it can be tomorrow, it can be next week, it can be maybe never. But that possibility from being very remote has come very much closer to us. So it's highly likely, is what you would say? No, I'm not saying highly likely, but the point is that that threat is looming Looming. over our head. Sir, hypothetically what happens? मान लीजिए खबर आती है कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिया, फट गया. What happens? What do you think will happen? How will the dice roll after that? Oh, that is $1 million question. What all will follow and who will do what and what will be the counter attack, and you know that will be, as they say, apocalypse. That will be a moment which will turn the entire history of mankind. सर, कमिंग टू नाउ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि आपने बड़े ध्यान से देखे ही हैं सर. यू हैव सीन द अंडरबेली ऑफ आवर सोसाइटी. I want to specifically come to some cases or some experiences from CBI. Please. Central Bureau of Investigation, tasked with rooting out corruption from the country, primarily. Yes. आपने तो सर पता नहीं क्या क्या देखा होगा. कितना करप्ट है सर इंडिया, आपको लगता है? करप्शन काफ़ी रैम्पेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा. सर, आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज ग्रुप ए ऑफिसर्स, IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स करप्ट हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि बिना एविडेंस के मुझे कुछ कहना, एक स्पेकुलेटिव बात कहने की आदत नहीं है. आई वुड लाइक टू गो ऑन कॉन्क्रीट डेटा. ठीक. तो जस्ट फॉर मी टू से 50% इज करप्ट और 40% करप्ट इज मीनिंगलेस. बट एज ए सेड, करप्शन इज रैम्पेंट. रैम्पेंट. सर, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं आपके साथ CBI में, या बहुत सारे केसेस. सर, कुछ भी अगर आप बताना पसंद करें तो. सो मेनी मिनिस्टर्स हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं who were involved in corruption. So many All India Service Officers we have investigated. तो कोई ऐसा नहीं है. और सबसे ट्रबलसम बात है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, बाय क्रिमिनल्स आई मीन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, with the political leadership, with the bureaucratic leadership. This was the most disturbing revelation, जिसके बारे में मैंने बहुत क्लोजली देखने को मुझे मौका मिला. सर, कितना डीप है ये नेक्सस? वेरी डीप देयर. सिर्फ मुझे वो स्पेसिफिक केसेस का मुझे जानकारी है. जी. मैं एक जनरल बात नहीं कह दूं कि इट्स टोटली क्रिमिनलाइज्ड या आवर ब्यूरोक्रेसी और आवर पॉलिटिकल लीडरशिप इज टोटली क्रिमिनलाइज्ड. ये कहना उचित नहीं होगा. सर, आपके एक पूरे करियर में व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन दैट यू हैव एवर बीन इन? कई सारे बहुत डिफिकल्ट मोमेंट्स आए हैं जहाँ टच एंड गो वाला मामला था. और एक तो निर्भया ही था, जो मेरे करियर के एंड में, जब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस था. जी सर. तो निर्भया में जो उसका जो आफ्टरमाथ था जी, वो बहुत ही सीरियस था, एंड राइटली सो. तो वहाँ वो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है. मैं अपनी जॉब से हाथ धो सकता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि. लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं निकल आया उस सिचुएशन से, और सक्सेसफुल निकल आया. लोग पकड़े गए, केस सॉल्व हुआ, लोगों को सज़ा हुई, फांसी तक हुई. तो
ऐसे और भी सिचुएशन थे, मैंने कई सारे ऑपरेशंस किए जो अगर वो सक्सेसफुली ख़त्म नहीं होते तो काफ़ी उसका आफ्टर मैथ हो सकता था। स्टेक्स वेर हाई, लेकिन फिर वो इवेंचुअली ईश्वर की कृपा कह लीजिए कि फिर से वो उनमें मैं सफल हुआ और मैं निकल आया। सर कोई ऐसे इंसिडेंसेस या इनकाउंटर्स वेयर यू हैव बीन वेरी क्लोज टू डेथ? कई हैं। सर कोई आप बताना चाहेंगे तो? नहीं, एक देखिए छोटे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आप खड़े हैं और पत्थर, इतना बड़ा पत्थर आपके जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से 1 गज के दूर कभी नहीं आके गिरता है। अगर आप थोड़ा दाएं तरफ खड़े होते तो पत्थर आपके सर पर लगता और आप फिर क्या होता आपका कुछ कहना मुश्किल है। तो वैसे सिचुएशन भी रहे हैं। फिर किडनैपिंग वगैरह वाले सिचुएशन में गोलियां चल रही हैं, ये चल रहा है, आप वहीं खड़े हैं, कोई गोली आपको भी लग सकती है। तो ऐसे सिचुएशन बहुत सारे हुए हैं। सर किसी गैंगस्टर ने या क्रिमिनल ने आपको धमकाया कभी? मैंने जिक्र किया अपने किताब में, दाऊद इब्राहिम ने खुद मुझे धमकाया था, बड़े वेल्ड तरीके से। क्या कहा सर? फ़ोन पर कहा उसने कि अब तो आप रिटायर हो रहे हैं, अब तो पीछा छोड़ दीजिए। अच्छा, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई सर ये फ़ोन कॉल? ये जब 2013 मैच फिक्सिंग केस हुआ था तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया था। तो जब मैंने प्रेस को बताया उसके बारे में तो उसको भी खबर मिली होगी कि आई एम ओपनली कमिंग आउट। तो कई सालों के बाद मेरा रास्ता उसके रास्ते से टकराया था। आवर पाथ्स हैड क्रॉस्ड। तो उसने फ़ोन करके कहा कि भाई अब तो आप रिटायर होने वाले हैं। आपको फ़ोन आया सर? हाँ, फ़ोन पर्सनल कॉल हाँ। सेल पे? अच्छा, अननोन नंबर से? अननोन नंबर से आपने उठाया और बस यही मैसेज देके ने काट दिया। उसको आपको कैसे पता चला सर वही बोल रहा है? अरे मैं आवाज़ उसकी पहचानता हूँ। 3 दफ़ा आपने खुद कहा, मैं उससे बात कर चुका हूँ। सीधा ये बोला है सीधा? हाँ। अब तो रिटायर होने वाले हैं, आप तो अब छोड़ रिटायर होने दीजिए। वाले हो हाँ, साहब, अब तो पीछा छोड़ दो। अच्छा साहब करके बोला। एंड यू परसीव दैट एज अ थ्रेट? तो थ्रेट ही है ना, और क्या है। और रिटायरमेंट की क्यों बात कर रहा है? बात इसलिए कर रहा है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास ना सिक्योरिटी होगी ना कुछ होगा, तो फिर आपको यू आर ऑन योर ओन। आपको कभी टेंशन होती है सर इसकी? नहीं, कभी भी टेंशन नहीं। सर वुड यू से ही इज योर आर्क नेमेसिस? नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। नो? No, there are many others, and mostly white-collar criminals Oh, who are any names? I much know closer. you don't like names, but if there are any? नहीं, वो भी पब्लिक डोमेन की बात है। हाँ, कुछ मतलब लोग हैं, जिसको नेम चाहिए फिर वो किताब देखे। वो किताब में बहुत नाम है सर। हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत कम बोलते हैं बट आप बता बहुत कुछ जाते हैं, और आपकी किताबों ने बहुत कुछ सिखाया, और आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया सर। यू आर एन एनिग्मेटिक पर्सनैलिटी। आपकी साइलेंस, योर साइलेंस इज़ वेरी लाउड, इट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।